नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश में अशोक के अभिलेख। देखो यहाँ तक पढ़ा दिए थे, अब हम अभिलेखों से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हो तो आराम से जाकर के वीडियो का मनोरंजन लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया कहानी बेस में, तो बढ़िया से समझिए आराम से, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, देखो सिलेक्शन लेना है तो टाइम देना है पढ़ाई पे। अब कुछ लोग सोचते हैं बस, हम देखते हैं ना क्लास में, बस सिलेक्शन हो जाए, लड़के चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता। भैया पढ़ने में मन ही नहीं लगता है ना। तो पहले पढ़िए, पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई करिए और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर समझा नहीं पाए तो समझना, अभिलेखों को आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको जैसे हमें रटे हैं वैसे आपको रट जाएंगे, समझ रहे हो। तो ध्यान से पढ़िए, एक एक बात समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए। उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक वीडियो देखोगे, समझ रहे हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभिलेख। देखो अभिलेख की बात करें तो भारत देश में अभिलेख लिखने की प्रथा 261 या 269 के आसपास शुरू नहीं हुई थी ईसा पूर्व में, क्योंकि उस समय किसका शासन चल रहा था, अशोक का। तो अशोक कहाँ से सीखता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है इसको अभिलेख लिखने की, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अभिलेख लिखने की जो प्रथा सीखता है अशोक, कहाँ से सीखता है, इराक का शासक होता है डेरियस। इराक का शासक डेरियस भारत आता है, अशोक को प्रेरित करता है, अभिलेख लिखने की प्रथा सिखाता है। तो अभिलेख लिखने की प्रथा कहाँ से सीखा था, तो इराक के शासक डेरियस से। किसने, अशोक ने। इतनी बात समझ में आ गई। अब अशोक अगर लिखा होगा तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग किया होगा, तो अशोक 4 भाषाओं का प्रयोग करता है। और ये 4 भाषाएं क्यों प्रयोग किया था, क्या एक ही भाषा नहीं प्रयोग कर सकता था, तो 4 भाषा ये अपने हिसाब से इसलिए रखता है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में अभिलेख करवाने की कोशिश करता है। तो ये जहां जहां क्षेत्रों में अभिलेख गढ़वाना चाहता है, तो ये देखता है कि वहां के लोगों की भाषा क्या है, पढ़ सकेंगे कि नहीं पढ़ सकेंगे, तो वहां वहां भाषाओं का अलग अलग प्रयोग करवाता है। तो जैसे 4 भाषाएं कौन कौन सी तो हैं, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो लिखी जाने वाली अभिलेखों में भाषा या प्रयोग की जाने वाली भाषा है ब्राह्मी लिपि। और ये कहाँ प्रयोग करता था, तो भारत देश में। तो भारत देश में जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है ब्राह्मी लिपि। फिर भारत से आगे पाकिस्तान में ये खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करता, फिर उसके आगे अफगानिस्तान में ये अरमाइक लिपि, फिर उसके आगे ग्रीक लिपि। तो 4 भाषाओं का प्रयोग करता है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि। ये भी आपको पता हो गया होगा। अब जब भारत में ये अभिलेख आए, गाड़े गए, तो कोई ना कोई खोदा होगा, सबसे पहले देखा होगा। तो देखा सबसे पहले किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप नामक, सॉरी जेम्स पैंथर नामक वैज्ञानिक। जेम्स पैंथर सबसे पहले इनको खोदता है और देखता है कि कोई पत्थर गड़ा है, लेकिन ये निग्लेक्ट कर देता, हटा देता, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं, खुदाई आगे चालू करवा देता है। तो देखा किसने, जेम्स पैंथर। अब बात करते हैं सबसे पहले पढ़ा किसने था, पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स पैंथर सबसे पहले देखता है और जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले पढ़ता है। तो जब पढ़ा था, कब पढ़ा था पूछ लेता, तो 1887 में पढ़ा था। पढ़ा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप कह दोगे। फिर कह देता है सबसे पहले किसने डिसाफर किया, तब भी जेम्स प्रिंसेप। किसने विकूटन किया, जब भी जेम्स प्रिंसेप। डिसाफर विकूटन यही अर्थ होता है कि पढ़ना। बस बात समझ में इतनी आ गई। अब आगे चलते हैं कि अभिलेख मिले हैं तो इसका क्या नाम उल्लेख था उसमें। भाई वो 261 के आसपास रहा है ईसा पूर्व में, आज 1887 में पढ़ा जा रहा है, कैसे जानेंगे कि ये अशोक के हैं, तो उसमें नाम वाम लिखा रहा होगा। तो इसके अभिलेखों में सबसे ज्यादा जो नाम लिखा गया, सबसे ज्यादा ज्यादा बार नाम लिखा गया था, वो नाम था देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवों में प्रिय। तो ज्यादातर अगर पूछा जाए कि अभिलेखों में ज्यादा क्या नाम अशोक का मिलता है, तो देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। कहीं कहीं अशोक भी मिल जाता है। तो बात करते हैं कि अशोक एग्जैक्ट नाम कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो बात करें अशोक एग्जैक्ट नाम कहाँ पड़ता है, तो एमपी पड़ता है। एमपी, एमपी में होता है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है इसका नाम अशोक। कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होते हैं 3 अभिलेख। एक होता है मास्की, मास्की, निट्टूर, फिर आ जाता है उदय गोलान, गोलान, उदय गोलान, ठीक। ये 3 अभिलेख होते हैं। इन सभी अभिलेखों में अगर बात की जाए तो इन सभी अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है, सॉरी, अशोक मिलता है। तो आप लोगों को यहां से पता है।
किस किस अभिलेख में? एमपी के गुर्जरा अभिलेख में, कर्नाटक के मास्की नेट्टूर उदयगोलाल, इन अभिलेखों में अशोक का सीधा सीधा स्पष्ट रूप से नाम लिखा होता है अशोक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके कुछ छोटे मोटे अभिलेख हैं, इधर उधर मिल जाते हैं। तो दो अभिलेख ऐसे होते हैं जो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया, एमपी में गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक में मास्की नेट्टूर उदयगोलान, यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या लिखा मिलता है? अशोक। अब थोड़ी सी बात एक और कर लेते हैं। एक मिलता है राजस्थान में, राजस्थान में कौन सा अभिलेख मिलता है? भाब्रू अभिलेख। देखो अब हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। भाब्रू अभिलेख कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। भाब्रू अभिलेख में मिलता है मगध का सम्राट, उसमें लिखा होता है मगध का सम्राट। ठीक, आगे तुम लिख लेना, क्या लिखा होता है? मगध का सम्राट। दूसरी बात कर लें अगर भाब्रू अभिलेख की, तो भाब्रू अभिलेख में इसके त्रिरत्नों का उल्लेख मिलता है। त्रिरत्न कौन से होते हैं? त्रिरत्न किसके मिलते हैं? तो ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख किसमें मिलता है? राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। और क्या मिलता है भाब्रू अभिलेख में? मगध का सम्राट लिखा होता है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, समझ गए। अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके 7 लघु शिलालेख, 7 लघु अभिलेख पढ़ लेते हैं। तो 7 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ 7 लघु शिलालेख देख लेते हैं। 7 देखने वाले हैं, तो 7 में सबसे पहले की अगर बात करें तो अब ध्यान से समझते जाओ। 7 में सबसे पहला लघु शिलालेख पढ़ रहे हैं, 7 लघु शिलालेख। सबसे पहला अगर सबसे छोटा लघु शिलालेख रुम्मनदेई अभिलेख होता है। कौन? रुम्मनदेई अभिलेख। तो रुम्मनदेई अभिलेख होता है अशोक के सबसे छोटा अभिलेख। अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है कौन सा अभिलेख होता है? रुम्मनदेई अभिलेख। कौन सा? रुम्मनदेई अभिलेख। कहाँ पाया जाता है? तो आपको बता देना है नेपाल में। तो 7 लघु अभिलेख में सबसे पहले हमने पढ़ लिया रुम्मनदेई अभिलेख, जो कहाँ पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है। ये जो सब अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेई अभिलेख। इस रुम्मनदेई अभिलेख में किस चीज का उल्लेख होता है? तो कर यानी टैक्स का उल्लेख किया होता है। यहाँ पर रुम्मनदेई जो देखो, ये रुम्मनदेई अभिलेख नेपाल के कहा? लुम्बिनी। लुम्बिनी में कौन हुआ था? कौन था? बुद्ध। तो बुद्ध थे, तो वहां के लोगों को टैक्स कम कर देता। तो टैक्स का उल्लेख रुम्मनदेई अभिलेख। सबसे कम टैक्स कहाँ पड़ता? रुम्मनदेई अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेई अभिलेख। कहाँ पड़ता? नेपाल में। तो पहला अभिलेख आप पढ़ चुके हैं 7 में से। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। बात अगर करें दूसरे की, दूसरा अभिलेख की बात करें, रुम्मनदेई आपके पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अगली बात करें तो अगला अभिलेख आता है कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख, याद रखना। कौशाम्बी अभिलेख 7 लघु अभिलेखों में कौन सा आ गया? कौशाम्बी अभिलेख। कहाँ पड़ता है कौशाम्बी? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। क्या और किस नाम से जाना जाता है इस अभिलेख को? तो इस अभिलेख को और नाम से जाना जाता है रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है? रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है कि अशोक की जो पत्नी थी कारुवाकी, कारुवाकी ने दान दिया था, यूपी में दान दिया था। जो दान दिया था उसी का उल्लेख किसमें किया गया था? कौशाम्बी अभिलेख में किया गया था। तो ये चीज मिल जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। बाद में क्या करते हैं, जब अकबर आ जाते हैं, अकबर का काल चलता है, तो अकबर क्या करते हैं, इस कौशाम्बी अभिलेख को वहां यानी कौशाम्बी से उखड़वा करके ये लेकर चले आते हैं कहाँ पर? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगवाते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा गया कि कौशाम्बी अभिलेख को कौन सा शासक कौशाम्बी से उठवा करके इलाहाबाद में लाया था? अकबर ने लाया था। तो ये आपको याद कर लेना, रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, पढ़ते जाओ। ठीक, आगे बात कर लेते अब तीसरा अभिलेख। तीसरा अभिलेख आता है, बात कर लेते तीसरा अभिलेख मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख। और एक आता है टोपरा अभिलेख। तो मेरठ अभिलेख जो मेरठ में पड़ता है, ठीक, यहाँ तीसरा अभिलेख की बात कर लेते हैं। तीसरा अभिलेख बात करें मेरठ अभिलेख, एक आता है मेरठ अभिलेख और एक आता है टोपरा अभिलेख। जो टोपरा अभिलेख होता है वो है हरियाणा में, मेरठ अभिलेख मेरठ में होता है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो 2 अभिलेख लेकर चल रहे हैं, एक मेरठ,
एक है टोपरा। टोपरा, ये दोनों अभिलेख हैं। जो मेरठ है ये तो यूपी में है, जो टोपरा है ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो इसको क्या करता है, एक शासक होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, इस मेरठ के अभिलेख को और टोपरा के अभिलेख को, दोनों को, इसको यूपी से और इसको हरियाणा से, दोनों को उठवा करके कहाँ लेकर चला आता है, दिल्ली में। कहाँ लेकर चला आता है भैया, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ लेकर के आता है, तो तुगलकाबाद। कहाँ लेकर आता है, तुगलकाबाद। ठीक है, दिल्ली में कहाँ लगवाता है, तो तुगलकाबाद। तुगलकाबाद कौन लाता है, फिरोज शाह तुगलक। याद रखना, एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, जो मेरठ के अभिलेख को यूपी से और टोपरा के अभिलेख को हरियाणा से, दोनों को उठा करके ले आता है दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पर लगवाता है, तो तुगलकाबाद में लगवा देता है। कहाँ लगा देता है, तुगलकाबाद में लगवा देता है, तो तुगलकाबाद। अब बात आगे कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर। इसी कारण से कहा गया था, क्योंकि अकबर ने भी यही काम किया। वो कहाँ, कौशाम्बी से लेकर के कहाँ चला आता है, इलाहाबाद। ये क्या करता है, यूपी हरियाणा से लेकर के दिल्ली तुगलकाबाद चला आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर। किसको, फिरोज शाह तुगलक को। आई होप यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, हाँ कि ना, समझ में आ गई। अब बात आगे कर लेते हैं अगले अभिलेख की। तो अगला अभिलेख जो आ जाता है भैया, वो चंपारण बिहार में 3 अभिलेख आते हैं वहां पे। कितने आ जाते हैं, 3 अभिलेख बिहार में पढ़ते हैं, 3 अभिलेख। क्या नाम, चंपारण। चंपारण आप पढ़े होंगे, गांधी जी से रिलेटेड प्रथम सत्याग्रह। तो इसमें 3 अभिलेख आ जाते हैं। ठीक है, तीनों के नाम लिख दें, नहीं लिखेंगे, चलो अच्छा लिखे। एक होता है राम पूर्वाभिलेख, वीडियो हमको लगता है लंबी चली जाएगी, पूर्वाभिलेख। एक होता है हमारा लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। एक हमारा होता है लौरिया अरेराज। अरेराज, अब बात समझ लो। तो ये कौन से अभिलेख है, 7 लघु अभिलेख। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा रुम्मनदेही अभिलेख, फिर पढ़ा कौशाम्बी अभिलेख, 2 वो हो गए। फिर हमने मेरठ पढ़ा 3, फिर हमने क्या पढ़ा, मेरठ के बाद टोपरा 4, फिर हमने पढ़ा रामपुरवा अभिलेख 5, ये लौरिया नंदनगढ़ 6, लौरिया अरेराज 7। तो ये अभिलेख हो गए 7। इसमें मेन रूप से कुछ बहुत उल्लेख नहीं मिलता, केवल बिहार के चंपारण में 3 अभिलेख पाए गए, रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, लौरिया अरेराज। अब बात कर लेते, इसमें से एक फेमस है जो लौरिया नंदनगढ़ है। लौरिया नंदनगढ़ याद कर लेना, क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर मोर के चित्र पाए गए थे। तो मोर के चित्र पाए गए थे, इसलिए ये फेमस है। कौन, लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया नंदनगढ़ के अभिलेख में मोर का चित्र पाया गया था, और बाकी आप याद कर सकते। कौन, कितने लघु शिलालेख कितने हो गए, 7। कौन कौन से, कौशाम्बी, रुम्मनदेही, फिर आ गया मेरठ, टोपरा, फिर रामपुरवा, फिर लौरिया नंदनगढ़, फिर लौरिया अरेराज। 7 ये हो गए। इसके पहले जो हमने पढ़ाया यहाँ पर, एमपी में गुर्जरा, कर्नाटक में माथी, नेत्तूर, उदयगुलान, यहाँ पर स्पष्ट रूप से अशोक लिखा मिलता है। फिर हमने भाब्रू अभिलेख पढ़ाया होगा राजस्थान में, ये लिखा है राजस्थान में। इसमें क्या, मगध साम्राज्य लिख के आता, सम्राट, और यहीं पर बुद्ध धम्म संघ का भी उल्लेख मिलता है भाब्रू अभिलेख में। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके आगे हम लोग चलना शुरू करेंगे और इसके 14-10 शिलालेख देखेंगे, 14-10 अभिलेख देखेंगे। 14-10 का मतलब, चतुर्दश का मतलब क्या होता है, मतलब 14 ठिया जो अभिलेख हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो उनके बारे में हम डायरेक्ट आपको ऐसे स्पष्ट तरीके से बताते चले जाएंगे एक सीरीज से, आप समझ लेना। पहले देख लें वीडियो बहुत बड़ी तो नहीं हो गई, 15 मिनट की हो गई वीडियो। अब इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर आपको समझा देंगे। केवल कंसीट्रेट करके ध्यान से समझिए, क्योंकि ये 14 है ना, भूल जाइए इसे, तो याद नहीं रहा। ठीक, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अभिलेख ऐसा एक चीज है कि भूल नहीं जाना होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चतुर्दश अभिलेखों के बारे में उल्लेख। तो अब पढ़ना शुरू करेंगे पहला अभिलेख। तो 14 अभिलेखों में से पहला अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है? पहले अभिलेख में जो उल्लेख मिलता है उसमें ये मिलता है अहिंसा पर बल दिया गया कि अहिंसा न करो, मारो पीटो ना, क्योंकि ये क्या बौद्ध धर्म अपना चुका था। तो अशोक के प्रथम अभिलेख में मिलता है कि अहिंसा न करो। ठीक है, ये समझ गए। और इसने कहा पशु बलि पर रोक लगाया। तो प्रथम अभिलेख जो इसका है पशु बलि पर रोक। दूसरी बात कही गई, एक बात क्या कही गई थी, इसमें कहा गया अहिंसा पर बल दिया गया, अहिंसा पर बल, पशु बलि पर रोक। तो पहला अभिलेख आपको याद हो गया होगा, याद करते जाना। अब इसके आगे जस्ट दूसरा अभिलेख, 14 अभिलेख पढ़ रहे हैं, ये वाले बात छोड़ करके 14 अभिलेखों में दूसरा अभिलेख आ गया। इसमें क्या मिलता है? इसमें जो उल्लेख मिलता है वो ये लिखा होता है, कहा जाता, देखो पहले में पशु बल की रोक किया, तो अगले में पशु बल की चिकित्सा का उल्लेख मिल जाता। पशु बल की, पशु बल कह रहे हैं, पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख दूसरे में मिल जाता। तो ध्यान समझो, पहले में पशु बल पर रोक, अहिंसा। दूसरा पशु चिकित्सा की बात करता है, और दूसरे में ही दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब कहोगे भैया वो कौन कौन से 5 राज्य, कौन कौन से? बड़ा कंफ्यूजन है। तो ध्यान समझो, पहला चेर, फिर चोल, चेर चोल, कहते जाओ 3-4 बार नाम लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। चेर चोल पांड्य, चेर चोल पांड्य श्रीलंका, चेर चोल पांड्य श्रीलंका। एक पांचवा आ जाता है जिसका नाम होता है सतीय पुत्र, सतीय पुत्र। कौन कौन से? चेर चोल पांड्य, सतीय पुत्र श्रीलंका, चेर चोल पांड्य श्रीलंका, सतीय पुत्र। दूसरे अभिलेख का काम खत्म। इसमें क्या पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। लिख लो, बढ़िया रहेगा, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। बेहतर रहेगा कि आराम से सुनो, पढ़ो आराम से, मजा आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं तीसरे अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है। तो तीसरे से याद रखना 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है तीसरे में। तीसरे से 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? रज्जुक, पहला अधिकारी कौन होता है? रज्जुक होता है, प्रदेशक होता है, रज्जुक प्रदेशक, और एक होता है रज्जुक प्रदेशक युक्तक। 3 होते हैं, रज्जुक प्रदेशक युक्तक, याद रखना। रज्जुक प्रदेशक युक्तक, ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। किसमें उल्लेख है? तीसरे अभिलेख में। और ये तीनों अधिकारियों का एक काम होता है, धम्म की प्रचार के लिए 3 अधिकारियों की नियुक्ति किस अभिलेख में की गई? तीसरे अभिलेख में, याद हो गया। बात कर लेते हैं चौथे अभिलेख की। तो चौथे अभिलेख में कहा गया था भैरी घोष, भैरी घोष, और किसका? भैरी घोष से लेकर के धम्म घोष का उल्लेख मिलता है। आप कहोगे भैरी घोष क्या है, धम्म घोष क्या है, हमको पता नहीं। तो भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध, यानी उसने युद्ध की चर्चा ना कर करके, चौथी शिलालेख में बात कर रहे हैं, उसने युद्ध की चर्चा को छोड़ करके क्या किया था? धम्म घोष अपना लिया था। धम्म घोष का मतलब धार्मिक, धम्म, इसमें वो अपना लिया था। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई। किसमें? चौथे में। यहां तक क्लियर बात समझ में आ गई कि चौथे में क्या किया? धम्म की, भैरी घोष को न मान करके धम्म घोष के अपना लेता है। पांचवे में बात करते हैं, पांचवा। तो अब धर्म से रिलेटेड चल रहा। पहले तीसरे में क्या हुआ? धम्म का क्या करता है? प्रचार। फिर चौथे में धम्म घोष को अपनाने, मतलब बात करता है कि धम्म घोष की बात करता है यहाँ पे, भैरी युद्ध को छोड़ करके।
5वें में ये धम्म महामात्र की अधिकारी को नियुक्त करता है। 5वें में उल्लेख होता है धम्म महामात्र के अधिकारी की। धम्म महामात्र क्या होता है? धार्मिक अधिकारी की नियुक्त करता है। जो क्या करता है? जो ये करता है जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। धार्मिक जीवन की देख रेख करने का अधिकारी को नियुक्त करता है, इसका उल्लेख है 5वें में। छठे की बात करते हैं तो धर्म से रिलेटेड चल रहा, तो छठे में जब धार्मिक जीवन की देख रेख हो गई तो ये कहता है धार्मिक जीवन में ज्यादा ये जुड़ गया था, तो छठे में ये बात करता है कि जो अधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं, यानी महामात्र जो धम्म महामात्र की जो नियुक्ति करता है 5वें में, जो अगर बात कर लें तो तीसरे में 3 अधिकारी रज्जु युक्तक प्रदेशक, ये जितने अधिकारी नियुक्त करता है वो बात ये कहता है कि इन अधिकारियों को अगर जन कल्याण से रिलेटेड कोई बात हो तो डायरेक्ट आकर के हमसे मिल सकते हैं किसी भी समय किसी भी पल। ये किसमें कह देता है? छठे में, कि जन कल्याण की अगर कोई भी बात हो तो सारे अधिकारी आकर के हमसे किसी भी समय मिल सकते हैं, यानी जन कल्याण की बात हो। तो ये छठा हो गया। अब बात कर लेते हैं 7वां अभिलेख। तो पूछा जाता है, जैसे हमने पढ़ाया है कि रुम्मनदेही अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है, तो उसी प्रकार से 7वां सबसे बड़ा अभिलेख है। तो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख है। तो याद हो गया कि 7वां सबसे बड़ा अभिलेख। अब पूछा जाता है कि इसमें बड़ा है तो किस चीज की चर्चा की गई? तो इसमें की गई थी जो चर्चा जो की गई थी वो धम्म यानी धार्मिक समन्वय की चर्चा की गई थी। यानी इसने कहा था कि धार्मिक समन्वय, यानी किसी भी धर्म को आप गलत मत समझो, अपना अपना एकता बना के रखो, धार्मिक विवाद मत रखो। तो धार्मिक पर चर्चा की गई थी, धार्मिक समन्वय की बात की गई थी। किसमें? 7वें में। और ये सबसे बड़ा अभिलेख है। तो 7 भी आपको याद हो गया होगा, आई होप। ठीक, आगे चलते हैं 8वां अभिलेख में। ध्यान से पढ़ते रहो, मन मत तोड़ना, अगर भगे ना भी इससे तो काम खत्म। ठीक, लगे रहो, एकदम कंसंट्रेट लगा करो। तो 8वें की बात कर लेते हैं। ठीक, अब 8वें में क्या होता है? धार्मिक यात्रा की बात करता है। तो धार्मिक यात्राएं कब शुरू हुई थी? तो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जैसे हमने पहले पढ़ाया होगा पहले वीडियो में कि 8वें वर्ष ये कलिंग युद्ध करता है 261 ईसा पूर्व में। तो जब 261 ईसा पूर्व में जैसे युद्ध करता है, जैसे कलिंग युद्ध को समाप्त करता है, वैसे ही 8वें वर्ष ये क्या करता है? 8वें वर्ष ही होता है, वैसे ही ये धार्मिक यात्रा करना शुरू कर देता है, क्योंकि बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो धार्मिक यात्रा करना, बहुत सारी यात्राएं की, लेकिन 2 फेमस यात्राएं हैं, वही हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो एक होता है राज्याभिषेक के, यानी राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद ये गया था। तो ये आपसे पूछ सकता है गया कब गया था? तो राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद। एक मुख्य जो फेमस है वो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद गया था लुम्बिनी, रुम्मनदेही अभिलेख जहां से पाया गया, लुम्बिनी नेपाल। वहीं जाकर के कर ये कम करता है, तो यही रुम्मनदेही अभिलेख बहुत फेमस हो जाता है। तो बात समझ में यहाँ तक आ गई। अब बात कर लेते 9वें अभिलेख में। तो 9वें अभिलेख से आप याद रखना, ये क्या कर देता है? 9वें अभिलेख में जो छोटे छोटे त्योहार होते हैं उनको खत्म करवा देता, कहता इनको हटाओ। छोटे त्योहारों, अभी देख रहे हो आप अपने यहाँ, देखो सबसे ज्यादा यही होता है, हर महीने 10-5 त्योहार, हर महीने 10-5 त्योहार, लो वही में पड़े आदमी। तो ये क्या करता है? छोटे छोटे त्योहारों को कहता रोक दो, जो फेमस फेमस है उनको मानो। तो वो अभी भी होना चाहिए वैसे। चलो बात कर लेते 9वें में क्या हुआ? छोटे छोटे त्योहारों को की बात की। अब बात कर लेते हैं 10वें की। 10वें में बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। 10वें क्या हुआ? धम्म के संबंध में चर्चा की गई। तो धर्म के यानी धार्मिक कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। धम्म के संबंध में चर्चा 10 में मिलती है। ठीक, 11 में क्या कहता है? धम्म के संबंध में चर्चा की गई, तो धम्म को समझा गई। ब्राह्मण लोग समझाने आते हैं धार्मिक चीजों को। तो ये 11 में क्या कह देता? उठा करके कह देता है कि ब्राह्मणों से मतलब कोई भी अधिकारी, ये सभी अधिकारियों को कह देता है कोई भी हमारा अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए। तो ब्राह्मणों को छूट किसमें दी गई? 11 में। किस अभिलेख में? 11वें अभिलेख में इसने लिखवाया कि ब्राह्मणों को बिल्कुल छूट, कोई भी अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। तो ये 11वें अभिलेख में हो गया। अब बात कर लेते 12वें अभिलेख में। तो 12वें अभिलेख में जो मिलता है, 12वें अभिलेख में ये कहा गया कि जो देखो 12वें अभिलेख में ये कहा गया कि जो महिलाओं की हैं उनकी मतलब दशाएं ठीक नहीं थी, कोई ज्यादा मान नहीं रहा था, कोई महत्व ज्यादा नहीं था।
तो ये 12वें अभिलेख में एक काम कर देता है, स्त्री महामात्र अधिकारी की नियुक्ति की बात 12वें अभिलेख में की जाती है कि स्त्रियों को भी नियुक्त किया जाए। तो 12वां अभिलेख स्त्री महामात्र का उल्लेख करता है। ये याद हो गया होगा। अभी हम बताएंगे फेमस क्या चीजें याद करके आपको रखनी। बात कर लेते हैं 13वां अभिलेख। 13वें अभिलेख में उल्लेख होता है कलिंग युद्ध का। कई बार पूछा गया किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख होता है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते 14वां अभिलेख। 14वां अभिलेख बिना मतलब का अभिलेख है। इसमें यह कहा जाता है कि भैया ऊपर के जितने भी अभिलेख लिखे गए, जितने भी ये अभिलेख लिखे गए हैं, इनमें अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी चीज छूटी है जो हमारे जीवन में हुआ है, कि ये तो हम बहुत कार्य हैं, सब चीज तो अभिलेख में लिखवाए नहीं, तो जो चीज छूट गई है या जो चीज की गलती हुई है इन अभिलेखों में, उसमें हमारी गलती नहीं है। कौन कहता? अशोक। क्या कहता? हमारी गलती नहीं, उसमें जो गलती है लिखने वाले की गलती है, मतलब अपने को हटा करके वो उसको चला जाता है। ठीक, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। एक और अभिलेख है जो आप ध्यान से समझ ले, सर ए कुना का अभिलेख। इससे क्वेश्चन बनता है, देख लो, सर ए कुना का अभिलेख पूछा जाता है कि द्विभाषी अभिलेख कौन सा है। सर ए कुना का अभिलेख है। द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? सर ए कुना का अभिलेख। कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया अफगानिस्तान में। कौन कौन सी दो भाषाएं हैं? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा। तो ग्रीक और अरमाइक भाषा, दो भाषाओं से मिलकर लिखा गया कौन सा अभिलेख है? सर ए कुना अभिलेख। तो सर ए कुना अभिलेख कौन सा है? द्विभाषी अभिलेख है, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ये इतना था आपका अभिलेख से रिलेटेड बात। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो हमको भी कम से कम ये लगे कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं, आगे वीडियो बनाएं। अगर आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो अगर आपको पसंद आ रहा तो बताइए, हम सीरीज इसकी चला देंगे जब तक है, क्योंकि हमको भी ड्यूटी में जाना है, तो जब तक हम लोग यहाँ हैं बढ़िया से ये पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करिए कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।